हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 26 जून 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल अपलोड होता है, तो आप इसे डाउनलोड करना ना भूला करिए। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ले देकर सीजीएल के लिए ऑलमोस्ट केवल 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 2-4 दिन अगर इधर उधर निकाल भी दें तो आखिरी समय बिल्कुल आपकी पढ़ाई का बचा हुआ है। पूरे तरीके से लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। जो गलतियां पिछली बार हुई हैं वो इस बार नहीं होनी चाहिए, और हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेकर निकल जाना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। जरूरी नहीं है कि केवल सीजीएल में ही सिलेक्शन हो, सीएचएसएल एमटीएस किसी में भी हो जाए, लेकिन इस बार प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि सिलेक्शन लेकर ही निकलना है। नौकरी चाहिए तो चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे ये पूछा था कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर है ताजुद्दीन अहमद। कई लोगों ने सही आंसर भी दिया है, कई लोगों के आंसर गलत भी हो गए, जिन्होंने कहा था शेख मुजीबुर रहमान। दरअसल ताजुद्दीन अहमद, जिस टाइम पर बांग्लादेश की स्थापना करी जा रही थी, तो बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने वाले या फिर बांग्लादेश को एक अलग देश के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में से एक, सर्वप्रथम व्यक्तियों में से एक थे। ताजुद्दीन अहमद जो थे, ये शेख मुजीबुर रहमान के साथ ही मिलकर इन्होंने बांग्लादेश की स्थापना में हाथ बटाया था। तो ताजुद्दीन अहमद 1971 से लेकर 72 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, एक साल तक केवल। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान दूसरे प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने 72 से लेकर 75 तक सर्व किया है। और उसके बाद तीसरे थे महमूद मंसूर अली, जो कि 75 में फिर प्रधानमंत्री बने। इस टाइम पर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारत इन पेरिस नाम का कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। बतौर इन्होंने इस नए कैंपेन का शुभारंभ किया। भारत इन पेरिस का मतलब क्या है? देखिए, अगले साल 2024 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, वो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो जैसे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के हुए थे, वैसे ही 2024 के पेरिस ओलंपिक्स हैं। तो वहां पर भारत की तरफ से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें, तो इसके लिए एक नया कैंपेन यह शुरू किया गया है, भारत इन पेरिस। इसके तहत एक शॉर्ट टर्म की मैराथन भी लॉन्च करी गई है, और यह नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लॉन्च करी गई, जिसमें भारत भर के कई सारे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस पूरे इवेंट को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और भारत सरकार चाहती है कि इस बार जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाएं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड भारत के लिए लेकर आए। 2024 में जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं पेरिस में, इनकी शुरुआत अगले साल 26 जुलाई को होगी, और ये 11 अगस्त तक चलेंगे ओलंपिक्स। ये कौन से देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में आपस में एग्रीमेंट साइन किया है इकोनॉमिक ऑपरेटर्स को लेकर? तो ये है भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई और इंडिया के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। अब समझिए इकोनॉमिक ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। देखिए, इकोनॉमिक और ऑपरेटर इस पूरी चेन को बोला जाता है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापार एक तरीके से बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब, हमारी जो अर्थव्यवस्था बन रही है वो किससे बन रही है? ट्रेड एंड कॉमर्स से बन रही है। जब हमारा देश व्यापार कर रहा है, पैसा कमा रहा है, उसी से तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। तो इस पूरी चेन में मैन्युफैक्चरर भी आता है, रिप्रेजेंटेटिव भी आ जाते हैं, जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे देशों में हमारा व्यापार डेवलप कराते हैं। इंपोर्टर भी आ जाते हैं, एक्सपोर्टर भी आ जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाते हैं। तो ये जो पूरी चेन है, ये पूरी चेन इकोनॉमिक ऑपरेटर्स कहलाती है। तो ये जो पैक्ट अभी हाल ही में साइन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये दोनों देश इन सभी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ नॉलेज साझा करेंगे, और आने वाले टाइम में एक दूसरे के बाजार में इन्वेस्ट भी करेंगे। यूएई की बात करें, तो यूएई में इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखतूम। क्या नाम है इनका? राशिद अल मखतूम। नाम इनका ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। और यूएई में राष्ट्रपति हैं जायद अल नहान। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। भारत की आपको पता ही है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद, कतर की कैपिटल दोहा, और कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी। अभी हाल ही में मुंबई में 8वें ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 का आयोजन किया गया। इसको एड्रेस किसने किया? तो इसको भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवी के द्वारा एड्रेस किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य यह है कि मेक इन इंडिया के
प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। साथ में हमें मेडिसिन की क्वालिटी का भी ध्यान रखना है। आज की डेट में मेडिसिन्स को लेकर हमें अमेरिका के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ड होना पड़ता है, या आप बोल सकते हो हम डिपेंड रहते हैं अमेरिका के ऊपर। तो वो डिपेंडेंसी हमें नहीं रखनी है। हमें अपने आप में मजबूत बनना है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ भारत में ही बने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल लैब्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके तहत स्थापित करने की बात कही गई है। ये मीटिंग जो है, ये 23 जून को शुरू हुई थी और 24 जून तक चली। 2 दिन की ये मीटिंग थी। ये कौन सी कंपनी है जिसको अभी हाल ही में टीम मार्क्समैन की तरफ से मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस डिक्लेयर किया गया है 2023 से 24 के सत्र में? मतलब कहने का, ये एक ऐसी कंपनी है जिसको काम करने के लिए सबसे बेहतर कंपनी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो यह है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली, और एनटीपीसी के चेयरपर्सन है गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का जो कल्चर है, ये इतना वर्क कल्चर बेहतर है, एफिशिएंट है और इफेक्टिव रहा, जिसकी वजह से इनको टीम मार्क्समैन की तरफ से सबसे प्रेफर्ड वर्क प्लेस डिक्लेयर किया गया है। और ये जो अवार्ड है, ये कंडक्ट किया दो लोगों ने मिलकर। एक तो इंडिया टुडे और दूसरा बिजनेस स्टैंडर्ड, ये भी न्यूज़ छापने का काम करते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे दोनों ने मिलकर इस अवार्ड सेरेमनी को कंडक्ट किया। भारत ने किस देश के साथ रेलवे को और ग्रीनर बनाने के लिए एक पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही सहयोग से यह एग्रीमेंट साइन किया गया है अमेरिका में अभी हाल ही में। तो ये अमेरिका के साथ पैक्ट साइन हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है, आने वाले टाइम में अमेरिका भारत को मदद करेगा। हमारी जो ट्रेन है, जो इंडियन रेलवे है, उसको ग्रीनर बनाने में मदद करेगा। जैसे कि जर्मनी जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर दी है। आने वाले समय में सिर्फ इसी से बात नहीं बनेगी कि हम केवल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया में बहुत बड़े-बड़े ऐसे देश हैं, जहाँ पर पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है। हम लोग काफ़ी लेट हैं इस लीग में। तो हमें केवल विद्युतीकरण तक नहीं रहना है। अब उसके आगे भारत सरकार ये चाहती है कि अभी हाल ही में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत सरकार के इरादे बिल्कुल क्लियर कर दिए थे। इनका कहना था कि आने वाले टाइम में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट की स्थापना भी भारत में करी जाएगी। मतलब कहने का कि आने वाले समय में रेलवे को सोलर प्लांट से चलाने की बात करी जा रही है। अब आप समझ लीजिए कि केवल इलेक्ट्रिफिकेशन से बात नहीं बनेगी, रिन्यूएबल एनर्जी पर हमें शिफ्ट हो जाना है पूरे तरीके से। और भी बेहतर होगा कि आने वाले टाइम पर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों पर हम लोग बेस्ड हो जाए। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है। अभी हाल ही में साल में देखिए एक बार क्या होता है, जो स्विस बैंक है ना, जिसको नेशनल बैंक ऑफ स्विस बोला जाता है, या स्विस नेशनल बैंक भी कई लोग इसको बोलते हैं। तो साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी करते हैं और ये बताते हैं कि किस किस देश का कितना पैसा इनके पास जमा है। तो वही इन्होंने एनुअल रिपोर्ट जारी करी है, जिसके तहत ये पता लगा है कि 2022 से 23 के सत्र में भारतीयों का कितना पैसा स्विस बैंक में है। तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगा है 30,000 करोड़ रुपए इस टाइम पर भारतीयों के स्विस बैंक में जमा है। क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है? तो इसमें घटोतरी हुई है। 11% की गिरावट आई है। और ये जो गिरावट है, ये पिछले 14 साल में पहली बार इतनी गिरावट देखी गई है। अदरवाइज बीच में अभी 2 सालों तक लगातार ये फंड बढ़ भी रहा था, लेकिन इस बार सीधे 11% की गिरावट के साथ इस टाइम पर भारतीयों का 30,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा है। स्विस नेशनल बैंक की स्थापना 1906 में करी गई थी। 100 साल से भी ज्यादा पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है बर्न, और बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। और इसके जो चेयरपर्सन है, इनका नाम है थॉमस जॉर्डन। क्या नाम है? थॉमस जॉर्डन। अभी क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर तो है ही, तो इन्होंने वहां की फर्स्ट लेडी जिल बिडेन, जो कि जे बिडेन की वाइफ है, इनको एक डायमंड गिफ्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो डायमंड है, ये कितने कैरेट का है? तो ये डायमंड 7.5 कैरेट का है, 7.5 कैरेट का। अब इस डायमंड की खास बात पता है क्या है? ये इको फ्रेंडली डायमंड है। जैसे कि सोलर सिस्टम होता है, विंड पावर होती है, उसी तरीके से ये इको फ्रेंडली है। मतलब ये कार्बन का उत्सर्जन नहीं करता है। इसकी खास बात यह है कि पर कैरेट अगर बात करी जाए, तो प्रति कैरेट केवल 0.028 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन ये करता है। बस आप इतना समझ लो। तो लगभग ना के बराबर है, ये लगभग जीरो के बराबर। तो ये स्पेशल है। और जिसको
जेमोलॉजिकल लैब इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो पड़ती है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है, मतलब उसके द्वारा इसे ऑथेंटिसिटी दी गई है और सर्टिफाइड किया गया है। तो ये स्पेशल गिफ्ट भारत और अमेरिका के रिलेशंस को आगे ले जाने का काम करेगा। यह कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है? इस बीमा कंपनी ने धन वृद्धि नाम की एक योजना जारी करी है। तो यह है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जिसको जीवन बीमा निगम बोला जाता है। तो LIC ने धन वृद्धि नाम की एक योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी है। ये एक तरीके से आपका पूरी लाइफ टर्म का प्लान है, जिसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 10 साल की पॉलिसी ले सकते हो, या 15 साल की भी ले सकते हो, या फिर 18 साल की भी ले सकते हो। ये तीन आपके पास ऑप्शन है। मिनिमम जो आपका प्लान होना चाहिए, ये 1,25,000 रुपए तक का होना ही चाहिए। इससे कम में आप इसे नहीं करा सकते हो। 1,25,000 का मतलब आपका म्यूचुअल अमाउंट इतना होना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी किस्तें बनेंगी। तो अगर बीच में जाने अनजाने कुछ हो जाता है किसी को, तो हर तरीके से ये प्लान कवर करता है। और जिसमें जो टोटल लमसम अमाउंट होगा लास्ट वाला, अगर बीच में ही किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को वो पूरा पैसा मिल जाएगा, चाहे उसका वो पैसा जमा हो या ना जमा हो। LIC की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और LIC के चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। यह कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कलाइगनार पेन मॉन्यूमेंट बनाने की इजाजत दे दी गई है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मंत्रालय ने परमिशन दे दी है कि बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु रीजन के, तमिलनाडु के कोस्टल एरिया पर कलाइगनार पेन मॉन्यूमेंट की स्थापना करी जाएगी। मतलब ये अपने आप में एक पेन का मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा। जी हाँ, कलम का मॉन्यूमेंट। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये कलैगनार कौन है? तो दरअसल इनको डॉक्टर कलैगनार बोला जाता है। ठीक है। ये अपने आप में एक पोएट भी थे, बहुत बड़े पोएट थे, प्रतिष्ठित पर्सनालिटी थे, और पॉलिटिशियन भी थे। ये तमिलनाडु के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर टोटल अगर देख लिया जाए इनके कार्यकाल को, तो करीब करीब आप ये मान लो कि 20 साल इन्होंने अपने जीवन के मुख्यमंत्री के रूप में सर्व किए हैं तमिलनाडु के अंदर। तो काफी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन और सक्सेसफुल पोएट डॉक्टर कलेगनार जो हैं, इनकी याद में कलेगनार पेन मूवमेंट की स्थापना करी जाएगी। अब ये जो पेन मॉन्यूमेंट है, इसकी खास बात यह है कि इसके लिए 8,551 स्क्वायर मीटर का एरिया तय किया गया है। इस पेन की जो हाइट होगी, ये 30 मीटर हाइट होगी इस पेन की, ऐसे। और जमीन से अगर देखा जाए, तो इसकी ऊंचाई होगी 290 मीटर। और अगर समुद्र तल से देखा जाए, तो इसकी ऊंचाई होगी 360 मीटर। इस टाइम पर तमिलनाडु में सरकार किसकी है? MK स्टालिन की यहाँ पर सरकार है। तमिलनाडु में गवर्नर कौन है? RN रवि यहाँ पर गवर्नर है। कई सारे फोक डांस तमिलनाडु के आपसे पूछ दिए जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। ज्यादातर ऐसे डांस जिनके आगे अट्टम लगा हुआ है, तो वो सब तमिलनाडु के ही होते हैं। जैसे कि अगर पूछ दिया जाता है कभी कभी, पुलियट्टम कहाँ का नाच है? पुलियट्टम, ठीक है। ऐसा ही आपसे पूछ दिया जाता है, ओलियट्टम कहाँ का है? कोलट्टम कहाँ का है? तो ज्यादातर ऐसे यहाँ के डांस है, फोक डांस, जिनके आगे अट्टम लगा हुआ है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वो तमिलनाडु के ही है। एक फेमस त्योहार है जलीकट्टू, जो कई बार पूछ दिया जाता है कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। G20 के अंतर्गत तीसरी मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की, जिसका आयोजन कौन से राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कहाँ पर? इसको बोलते हैं नरेंद्र नगर। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में ये मीटिंग होगी। और इसमें 150 से ज़्यादा डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग की शुरुआत आज से हो रही है, 26 जून से, और ये चलेगी 28 तारीख तक, 28 जून तक। इस मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि G20 नेशंस आपस में रोड मैप्स को लेकर बात करेंगे कि आने वाले टाइम पर रोड मैप्स कैसे होने चाहिए, उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी सोलर एनर्जी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। टोल टैक्सेस वगैरह और किस तरीके से एफिशिएंट किए जाए, ये सारी चीजें यहाँ पर बात करी गई है। अभी हाल ही में एक कोविड बूस्टर वैक्सीन लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च करने वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इसका नाम क्या है? तो इस वैक्सीन का नाम है जेम कोवैक ओम। क्या नाम है? जेम कोवैक ओम। इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे तरीके से भारत में ही बनाया गया है।
और इसकी जो पर डोज की कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 2,292 रुपये। मतलब 2,292 रुपये का ये कोविड का डोज पड़ेगा। और ये स्पेशली बनाया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस के लिए। पूरे भारत भर में 13 शहरों के अंदर 20 लैब्स में इसको टेस्टिफाई किया गया है। इसके अलावा कोविड सुरक्षा मिशन जो है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। इस वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। गूगल ने फैसला लिया है कि ये भारत में कितना निवेश करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा में हैं और वो स्पेशली गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से वहां पर मिले। और इसी मीटिंग के दौरान गूगल ने ये चीज वेरीफाई करी है कि गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और साथ में अमेजॉन के सीईओ एंड्री जेसी के साथ भी गूगल ने पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग करी है। और देखिए अमेजॉन पहले ही भारत में $11 बिलियन का निवेश कर चुका है। और अमेजॉन के जो सीईओ हैं एंड्रू जेसी, इन्होंने ये क्लियर किया है कि ये $15 बिलियन और निवेश करेंगे। मतलब ये 11 बिलियन से हटकर 15 बिलियन और निवेश करेंगे। और साथ में अमेजॉन ने ये चीज कोट करी है कि आज तक भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाली कंपनी अमेजॉन ही है। टोटल इसके साथ $26 बिलियन का निवेश हो जाएगा अमेजॉन का भारत के अंदर। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है कि आने वाले टाइम पर ये गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी जो है वहां पर गूगल के ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर की स्थापना भी करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आए वहां पर गूगल और अमेजॉन दोनों से मीटिंग करके। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी, 1998 में। और अगर बात करें अमेजॉन की, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी कौन सा दिन हर साल मनाया जाता है? यह दिवस 24 जून को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस बहुत पुराना नहीं है, 2022 में ही पहली बार इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि जो महिलाएं हैं उनको डिसीजन मेकिंग वाली पोस्ट मिलनी चाहिए। तो कोशिश करना है हर देश को कि जो डिसीजन मेकिंग वाली पोस्ट हैं, जो बड़ी पोस्ट हैं, चाहे पॉलिटिक्स में देखा जाए या फिर डिप्लोमेसी में देखा जाए, ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए, हर तरीके से महिलाओं को बड़ी पोस्टों पर भी हमें पहुंचाने का काम करना है और उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सतीन्द्र देव मोहन स्टेडियम भारत के कौन से शहर में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। विजयवाड़ा, उखरुल, सिलचर या मालदा। देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अब आप साइंस का बैच भी ले सकते हैं। यह रिकॉर्डेड बैच एक ही बार में आप अवेल कर सकते हैं। एक ही बार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप जल्द से जल्द एक ही बार में उन्हें कवर करके तैयारी भी कर सकते हैं। और साथ में इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी क्लासेस हमने दी हुई है। इस बैच में आपको स्टैटिक जीके की मैगजीन और साइंस मैगजीन दोनों फ्री में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, आप लाइव बैचेस को मेरे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा लाइव बैच चल रहा है, जीएस जीके का कंप्लीट बैच है, A to Z बैच है। इसके अलावा फिर कुछ भी आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। इवन किसी भी एग्जाम में, चाहे आप डिफेंस का एग्जाम दे लो, पुलिस का एग्जाम दे लो, या फिर एसएससी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली एसएससी के लिए ही मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे लीजिए, पीसीएस तक का जाकर, आप हर जगह पर इस पर्टिकुलर बैच की मदद से बहुत आराम से जीएस को क्लियर कर ले जाएंगे। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच या पॉलिटी का रिकॉर्डेड बैच, साइंस की मैगजीन सिर्फ या स्टैटिक जीके की मैगजीन सिर्फ लेना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन एग्जाम इंजन में बहुत कम और मिनिमम फी में अवेलेबल है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।